नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। करगिल की जंग भारतीय सेना के हौसले की जंग थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में दुनिया के कई मुल्क अपनी आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग देते हैं। उनको सिखाया जाता है कि कैसे पहाड़ियों में युद्ध लड़ा जाता है। जब दुश्मन चोटियों के ऊपर कब्जा कर बैठा हो, आप दुश्मन की बंदूक की नाल के निशाने पर हो, तब भी युद्ध को कैसे जीता जा सकता है। लेकिन करगिल की जंग में पाकिस्तान की असली चाल थी क्या? वो कश्मीर में क्या हासिल करना चाहता था? वो पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था या रणनीति कुछ और थी? करगिल में चोटियों पर कब्जे का आइडिया पाकिस्तान में किसके दिमाग में आया था? क्या जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो अमेरिका और रूस किसके साथ थे? चीन की क्या चाल थी? करगिल की इस जंग पर 2017 में एक किताब लिखी गई, करगिल द हाइट्स ऑफ ब्रेवरी। इस किताब के लेखक हैं आजाद सिंह राठौड़। आज उन्हीं की जुबानी करगिल वॉर की पूरी कहानी। 1999 से पहले कारगिल के बारे में बहुत अधिक लोगों को जानकारी नहीं थी। श्रीनगर से लेह को जाने वाले टूरिस्ट कारगिल नाम के एक छोटे कस्बे से निकलते थे तो कारगिल का नाम सुनते थे। पर 1999 के बाद में जो उस समय दोनों देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान कारगिल में आमने सामने आ खड़े हुए और दोनों देश जो है युद्ध के मुहाने पर नज़र आने लगे, उसके बाद में जो कुछ घटित हुआ और आज जब कारगिल का नाम हमारे किसी के भी जहन में आता है या हम लोग नाम सुनते हैं तो कारगिल का नाम सुनते ही हमें याद आता है हिंदुस्तान की सेना का अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम कि किस तरह से कारगिल में हिंदुस्तान की सेना ने वह कर दिखाया जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर हिंदुस्तान की सेना जानी इसलिए जाती है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाए। कारगिल में क्या हुआ था, इसके लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि जाना होगा कि 1998 में हम लोगों ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया और उसके बाद में घोषणा की उनके सफल परीक्षण की। इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने रिएक्शन में आते हुए कुछ ही दिनों बाद में चगई की पहाड़ियों में क्वेटा में जो है एक परमाणु परीक्षण किया और अपने आप को परमाणु शक्ति से लैस राष्ट्र घोषित किया। हालांकि ये एक जांच का विषय है कि वो टेस्ट सफल भी थे या नहीं थे या उन टेस्ट के क्या मायने रहे, पर जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान को रिएक्ट करना था और उस रिएक्शन में उन्होंने वो सब कुछ किया। ये सब होने के बाद में स्वाभाविक है दोनों देशों के बीच में पहले से ही संबंध इतने मधुर नहीं थे और हुआ ये कि दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी गर्माहट बढ़ गई और इस घटनाक्रम पर जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी रिएक्ट किया और दोनों देशों पे जो है सैंक्शंस इम्पोज कर दी। पर सैंक्शन इम्पोज करने के बाद में चूँकि अफ़गानिस्तान में उस समय आतंकवाद जो है वो बढ़ने लगा था और अमेरिका तक उसकी लपटें पहुंचना शुरू हो गई थी, जैसा कि हमने बाद में देखा कि बाद में वहाँ जो है लादेन ने कब्जा करते हुए बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। पर उसकी शुरुआत उस समय होना शुरू हो गया था। तो अमेरिका को डर था कि इन दोनों देशों की गर्माहट के कारण जो अफ़गानिस्तान का जो आतंकवाद है, वहाँ आतंकवाद जो पनप रहा है, उससे ध्यान भंग होगा। इसीलिए वर्ल्ड प्रेशर एक क्रिएट होने लगा कि दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो और दोनों देश जो हैं फिर से अपने रिलेशंस जो हैं वो ईज़ करें, रिलेशंस में थोड़ी सी जो है जो एक तलखी आ गई थी उसे ख़त्म करें और फिर से सामान्य करें। इसी कारण से और चूँकि हिंदुस्तान हमेशा शांति के पक्ष में रहा है तो जब भी बात शांति की आती है तो हम लोग पीछे कदम नहीं हटाते। तो इसी कारण से दोनों देशों के बीच में पहले काफ़ी लंबे समय तक अनौपचारिक बातचीतें चलती रही। उसके बाद में औपचारिक रूप से तय हुआ कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार अपने डेलीगेशन के साथ में लाहौर जाएंगे और लाहौर एक डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा जो कि पिछले जो हमारे शांति समझौते हुए हैं उनको आगे बढ़ाते हुए और उसी प्रक्रिया को, शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा।
तो फरवरी 99 में वाजपेयी जी जो हैं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक पूरे लंबे चौड़े एक डेलीगेशन के साथ में, पूरे लवाजमे के साथ में, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो दिल्ली से लाहौर के लिए एक बस शुरू की गई और उसी बस में जो है ये पूरा डेलीगेशन लाहौर पहुंचा। और लाहौर पहुंचने के बाद में लाहौर डिक्लेरेशन जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ और वाजपेयी जी के बीच में साइन हुआ। पर वाजपेयी जी और या हमारी तत्कालीन सरकार इस बात को समझने में कहीं चूक कर गई कि पाकिस्तान ये सब जो है वो एक इंटरनेशनल प्रेशर में कर रहा है, ना कि उनकी खुद की ऐसी कोई विल है कि हम लोग शांति समझौता करें। और हम लोगों ने लाहौर डिक्लेरेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और हम लोगों ने ये माना कि पाकिस्तान वाकई में शांति चाहता है और आगे इस तरह की कोई हमारे बीच में तनातनी नहीं रहे। इसके लिए एक दोनों देशों के लिए बेहतर होगा कि हम लोग लाहौर डिक्लेरेशन जाएं। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग जितना इसको लेके सीरियस थे, पाकिस्तान उतना ही इसको लेके सीरियस नहीं था। अगर पाकिस्तानी सेना की बात करें तो वह तो बिल्कुल एडामेंट थी और लाहौर डिक्लेरेशन के ख़िलाफ़ थी और अंदर खाने लाहौर डिक्लेरेशन का विरोध भी कर रही थी। बड़ा ही रोचक है और कि जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन साइन करने के लिए लाहौर पहुँचे तो उस समय परवेज़ मुशर्रफ जो आर्मी के चीफ़ हुआ करते थे पाकिस्तान के, वो लाहौर वाजपेयी जी के सामने नहीं आए उस पूरे उनकी जो इस टूर के अंदर। क्यों नहीं आए सामने? कि वो अपनी सेना को वाजपेयी जी को सलूट करते हुए नहीं दिखना चाहते थे। स्वाभाविक है, वाजपेयी जी के सामने आते तो सेना देश के नाते वो सलूट करते और वो सैल्यूट करते हुए दिखाई देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सामने तक नहीं आए, कई बहाने करते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का क्या रवैया था। और हुआ भी यही कि जिस समय लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया जा रहा था, उस समय परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कारगिल की चोटियों पर काबिज होने की तैयारियां शुरू कर चुके थे LOC क्रॉस करते हुए। ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, इसके लिए भी थोड़ा सा पीछे हमें जाना पड़ेगा कि परवेज़ मुशर्रफ ऐसा क्यों चाहते थे। परवेज़ मुशर्रफ जब ब्रिगेडियर थे तो वो सियाचिन को कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक जो है एक मिशन शुरू किया था और उस मिशन में 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और वो मिशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा फेल्यूर था, जिससे परवेज़ मुशर्रफ ने जो है एक तरह से उनके दिल में टीस थी इस बात की कि अपने पूरे फौजी कैरियर में उन्होंने जो हार झेली थी उसको वो रेक्टिफाई करना चाहते थे अपने कैरियर में इस चीज़ को कि जो उस समय वो नहीं कर पाए वो कभी ना कभी किया उन्होंने और उसको फिर से अचीव किया। तो अब वो खुद जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे पहले भी जब वो पाकिस्तानी चीफ नहीं थे, पर इसके बावजूद उन्होंने तत्कालीन जो चीफ थे उनके साथ मिलकर और बेनजीर भुट्टो के सामने कारगिल का प्लान रखा था, ऑपरेशन कोह पेमा। ऑपरेशन कोह पेमा जो ये कारगिल पे जो पाकिस्तान ने जो अग्रेशन किया हमारी चोटियों पे जो काबिज, उसका नाम ऑपरेशन कोह पेमा रखा था। ऑपरेशन कोह पेमा के बारे में उन्होंने पहले भी बिना इसके नाम बताए इसकी जानकारी उन्होंने बेनजीर भुट्टो को दी थी, पर बेनजीर भुट्टो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान के सामने बहुत ज़्यादा हालात दुश्वार हो जाएं और हो सकता है कि दोनों देश इस कदर सामने खड़े हो जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने इसके बारे में जो है मना कर दिया और उन्होंने पर अब परवेज़ मुशर्रफ खुद आर्मी चीफ थे तो कहा जाए कि अपने दम पर भी वो इस मिशन को शुरू कर सकते थे। अब उनके पास एक उन्हें मौका मिल गया कि अपने नापाक इरादों को जो है एग्जीक्यूट करने का इस मिशन को। तो उन्होंने अपने सिर्फ 3 फौजी अधिकारियों को जो उनके विश्वस्त थे, जिसे इनफेमस गैंग ऑफ वॉर या फिर कुख्यात 4 की चौकड़ी कहा जाता है, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ खुद आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और कमांडर जावेद हसन, इन चारों ने मिलकर बैठ के प्लान किया। और बड़ा ही रोचक है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान की नेवी चीफ को तक इसमें इन्वॉल्व नहीं किया और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया।
और उन्होंने ये प्लान किया कि LOC पे होता ये है कि विंटर्स के समय हमारी जो सेना है वह उन पोस्ट को छोड़कर नीचे आ जाती है, क्योंकि वहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है विंटर्स में, स्नोई विंटर्स में वहाँ रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो हम लोग जो है वो उन पोस्ट को छोड़ के नीचे आ जाते हैं और लॉन्ग रेंज पेट्रोल शुरू कर देते हैं कि हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ तो जाती हैं पर हम लोग वहाँ काबिज नहीं रहते हैं पूरे समय। उसका फ़ायदा उठाया और जब एक तरफ वाजपेयी जी जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की सेना सर्दियों के समय पाकिस्तान की सेना जो है वो हमारी उन पोस्ट पर काबिज होना शुरू हो गई। और परवेज़ मुशर्रफ ने ये प्लान तब तक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी शेयर नहीं किया। परवेज़ मुशर्रफ का ये मानना था कि जो श्रीनगर से जो लेह को जो हाईवे जा रहा है, जहाँ कारगिल के आसपास का जो क्षेत्र है, इस पे 30-40 पोस्ट पे अगर हम लोग काबिज हो जाएं तो काबिज होने के बाद में हम हाईवे को डोमिनेट कर सकते हैं। और डोमिनेट करने के बाद में सियाचिन की तरफ जाने वाले हर रास्ते को बंद करके, ताकि वहाँ कोई साजो सामान नहीं पहुँच सके, वहाँ कोई किसी तरह का असला गोला बारूद नहीं पहुँच सके, जवान नहीं पहुँच सके। और ऐसा होगा तो इस रोड को ब्लॉक करने के बाद में हम लोग सियाचिन पे कब्जा कर लेंगे, जो कि परवेज़ मुशर्रफ का तब का एक सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाया। ऐसा उन्होंने शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि हमारी बहुत खामियां रही उस तत्कालीन सरकार की उस समय, कि हम लोगों ने आंख बंद करके पाकिस्तान पर विश्वास किया। और हमारी इंटेलिजेंस जो इनपुट्स आ रही थी कि पाकिस्तान आर्मी इसके पक्ष में नहीं है, उसको भी हम कारगिल रिव्यू कमेटी में इस बारे में लिखा गया कि हम लोगों ने उन इनपुट्स को भी ज़्यादा कोई भाव नहीं दिया। और जब पाकिस्तानी सेना ने ये शुरू किया तो शुरू करने के बाद में लाइक नाइफ इन ए बटर सारी पोस्ट जो हैं वो उस समय खाली थी और वो लगभग 150 पोस्ट पे काबिज हो गए। 150 पोस्ट पे काबिज होने के बाद में पूरा उसे बंकर वगैरह बना लिया गया, फोर्टिफाइड कर लिया गया। इवन जो हल्की जो तोपें होती हैं, मशीन गन्स होती हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ जो है अपने सैनिकों को काबिज करवा दिया। और आने जाने के रूट्स भी बना लिए। नीचे की तरफ पाकिस्तान आर्मी ने अपने बेसेस बना लिए, जो कि लगातार रसद की और इसकी आपूर्ति उन पोस्ट तक करते रहे। पाकिस्तानी सेना का ये मानना था, मतलब जनरल मुशर्रफ का ये मानना था कि ऐसा करने से होगा ये कि एक अगर लंबे समय तक, क्योंकि गर्मियाँ आने तक हिंदुस्तान को मालूम होगा कि इस तरह की सब चीज़ें हुई है, और उसके बाद में इस पर कोई कार्रवाई होगी, सब चीज़ें होगी, तब तक फिर सर्दियाँ आ जाएगी। तो एक लंबे समय तक हम लोग इस पे कब्जा रख लेंगे। और कब्जा रखने के बाद में सियाचिन तो आ ही जाएगा। साथ ही साथ श्रीनगर में की तरफ आतंकवादियों को 20 रास्ते से जो है वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए घुसाया जा सकता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो आके और प्रेशर बनाते भी हैं, तो भी एटलीस्ट हमारे पास में जहाँ पे हम लोग काबिज हैं, सीज़ फायर होता भी है, तो जहाँ हम लोग काबिज हैं वहाँ तो हम काबिज रह ही जाएंगे। तो ये उनका प्लान था। और गर्मियाँ अप्रैल आते आते हिंदुस्तान की सरकार को, हमारी आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मालूम हुआ कि इस तरह से हमारी कुछ ऊपर पोस्ट हैं जिन पे जो है कुछ लोग काबिज हैं। चूँकि पाकिस्तान आर्मी ने अपने सभी लोगों को सादा वर्दी में वहाँ भेजा था, तो ये भी प्रथम दृष्टया ये मालूम नहीं हो पाया कि वो लोग कौन हैं। तो जैसा कि हिंदुस्तान की सरकार ने, आर्मी ने और एजेंसीज़ ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ आतंकवादी उस पर काबिज हैं। तो शुरुआत में ये सोचने के बाद हम लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया कि कुछ आतंकवादी हैं वहाँ पर ऊपर और उन्हें हटा दिया जाएगा, हिंदुस्तान की सेना ने भी ये सोचा और सरकार ने भी सोचा। पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तब हमें मालूम हुआ कि हम बहुत बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। और तब हिंदुस्तान सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट मीटिंग की और कैबिनेट मीटिंग में ये तय हुआ कि जल्द से जल्द इन सभी चोटियों को जो है यहाँ से खाली करवाया जाए और फिर से इन चोटियों पे काबिज हुआ है, जिसके लिए मई 3 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की जाए। इस तरह से ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है। अगर कारगिल के इस पूरे घटनाक्रम को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो अभी तक 3 मई से पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार की और हमारी
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कहीं ना कहीं खामी रही, गलतियां रही कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद में सेना जो है वो हमारी पोस्ट पे काबिज हो गई। पर 3 मई के बाद जो हुआ वो दुनिया ने जिस तरीके से उसे देखा, और आज भी इतिहास में वो तारीख दर्ज है कि किस तरह से भारत की सेना ने एक असंभव कार्य कि 4,000 से लेके 7,000 8,000 तक की चोटियों पर काबिज पाकिस्तान के रेगुलर फोर्सेस को, जिनके पास में इतने बेहतर वो साजो सामान के साथ वहाँ तैनात थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबा वक्त मिला था वहाँ तैनात होने में, को हटाया। ना सिर्फ हटाया, उन चोटियों को खाली करवाया, और पाकिस्तान को वो मुँह की खानी पड़ी जिससे वो अभी तक भी उभर नहीं पा रहा है। और ये जो माउंटेन वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, उसमें हिंदुस्तान ने ये तय कर दिया कि उससे बेहतर सेना इस विश्व में कोई भी नहीं है। पहली बात तो 8,000 की ऊंचाइयों पर लड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां इंसान जो है खड़ा होकर सांस भी नहीं ले सकता। तो माउंटेन वॉरफेयर में हम लोगों ने वो कर दिखाया जिसमें आज भी दुनिया की जितने भी जो आर्मी विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इवन वो अपने करिकुलम में सब्जेक्ट्स में अब दूसरी कंट्रीज़ ने पढ़ाना शुरू कर दिया है कि माउंटेन वॉरफेयर क्या होता है असल में, और माउंटेन वॉरफेयर में किस तरह से हिंदुस्तान की तरह जो है इसमें माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट हुआ जा सकता है। तो ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, उसके बाद में हमारी सेनाओं ने धीरे धीरे सभी इन चोटियों को खाली करवाया, और इसमें एयरफोर्स का भी बड़ा ही अहम रोल रहा। एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया, और ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू करने के बाद में ये भी हमारे सामने चुनौती की थी कि हम लोग जो डिफेंस लाइन है उसे क्रॉस भी नहीं करना चाहते थे, और एक्सलेट भी नहीं करना चाहते थे, पर LOC के अंदर जो ये लोग पाकिस्तानी सेना जो काबिज थी, उन चोटियों को भी हमें खाली करवाना था। और एयरफोर्स ने ना सिर्फ उन चोटियों पर बल्कि उसके आसपास जो पाकिस्तानी सेना ने जो बेस बना रखे थे उन पर अचूक निशाने साधे, और हमारे बम वर्षक जो विमान हैं उन्होंने बहुत ही, और जो पायलट हैं उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए इतनी ऊंचाई पे और उस बर्फ़ के समंदर में वो कर दिखाया जो बिल्कुल असंभव था। साथ ही साथ ये भी बड़ा रोचक है कि कारगिल को जीतने में हमारी नौसेना की बहुत अहम भूमिका रही। हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया, और अरब सागर में जो है बड़ी हॉकिश पोजीशन जो है इख्तियार कर ली, और एक वो पोजीशन लेने के बाद में तमाम जो सी रूट है जो पाकिस्तान की ओर जाता है उसे ब्लॉक करके वहाँ का जो आवागमन था वो बंद कर दिया। तो चूँकि पाकिस्तान अपना अधिकतर तेल जो है इंपोर्ट करता है, तो वो एक लंबे समय तक ब्लॉकेज रहने से पाकिस्तान के पास में जो है वो 3 या 4 दिन का तेल ही बचा था। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण अब जब परवेज़ मुशर्रफ को ये लगा कि अब टिका नहीं जा सकता हिंदुस्तानी सेना के सामने, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तानी सेना जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद में इतनी जल्दी अपनी बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर अपनाते हुए इस तरह से वापस रिटेलिएट करेगी और अटैक करके इन चौकियों को हमसे छीन लेगी, ये उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और जब ये ऐसा हुआ तो वो हक्के बक्के रह गए और इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाए। और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि LOC को हमारे कुछ जवानों ने LOC को क्रॉस कर दिया था, और उसके कारण से ये सब चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। इस दरमियान हमारे इंटेलिजेंस ने परवेज़ मुशर्रफ और उनके जो जनरल एक अधिकारी थे उनकी बीच की वार्तालाप को भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे रखा सभी राष्ट्रों के सामने। और परवेज़ मुशर्रफ भी नवाज़ शरीफ के सामने अब ये कबूल कर चुके थे कि उन्होंने बिना बताए और या फिर बहुत कम चीज़ों को बताते हुए इस तरह का एक ऑपरेशन कर लिया है, जो कि अब वो फंस चुके हैं और उससे बाहर निकलना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार जो है अब इस पर कोई फ़ैसला करे, और मुल्क को जो है पाकिस्तान को जो है अब इस समस्या से जो उनके सामने खड़ी थी कि अब भारत जो है लगातार आक्रामक हो रहा था और जिससे बचना अब पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल हो रहा था, के लिए प्रयास करें।
तब नवाज़ शरीफ जो हैं वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाकर उस समय के जो राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, उनसे मिलते हैं। उनसे मिलकर ये गुहार लगाते हैं कि सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, हम तमाम तरह की वो चौकियाँ जो हम लोगों ने, तमाम जो चौकियाँ हम लोगों ने जिन पे हम लोग काबिज हो गए थे वहाँ से, क्योंकि वैसे भी खदेड़े ही जा चुके थे, कोई एक आधी कोई पोस्ट बची होगी, बाकी सब जगह से खदेड़े ही जा चुके थे, और वो भी अंजाम तक पहुँच ही जानी थी कुछ ही समय में, 1 या 2 दिन के अंदर ही। तो नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि अब हमारे पास वो चौकियाँ भी एक तरह से नहीं हैं और हम लोग सीज़ फायर जो है अमेरिका की मध्यस्थता में करें, और अमेरिका हिंदुस्तान को इस बात के लिए राज़ी करे कि अब वो आक्रामक कार्रवाई को जो है बंद करे। और एक तरह से नवाज़ शरीफ ने अपना पॉलिटिकल सरेंडर जो है वो बिल क्लिंटन के सामने किया। हिंदुस्तान ने किसी तरह की मध्यस्थता से इनकार किया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो फिर से ये तय करे कि शांति समझौते को मानेगा, और जब तक 1 भी इंच ज़मीन हमारी उनके कब्ज़े में रहती है तब तक हम लोग इस आक्रामक रुख को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, और हम लगातार जो है इस तरह से आक्रमण करते रहेंगे, और पाकिस्तानी सेना को जो खदेड़ने का जो मिशन है वो चालू रहेगा। तो नवाज़ शरीफ ने उन प्रेशर में उन सब चीज़ों को माना, और 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की कि ऑपरेशन विजय को जो है पूरा किया गया सफलतापूर्वक, और इस तरह से हम लोग कारगिल युद्ध में विजयी हुए, और कारगिल की जो दुर्गम चोटियां हैं उनको फिर से हिंदुस्तान ने आज़ाद करवाया। और पाकिस्तान, और विशेष तौर पे क्योंकि मैं इस पूरे घटनाक्रम में परवेज़ मुशर्रफ को सबसे ज़्यादा कल्प्रिट मानता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के जो नापाक इरादे थे उनको वो पूरा नहीं कर पाए, और हिंदुस्तान की सेना ने वो कर दिखाया जो असंभव था, और जिसे उस असंभव मिशन को संभव करना वाकई में बहुत ही एक बड़ा कार्य था। पर हम लोग सफल हुए। भारतीय सेना ने वह अदम्य साहस दिखाया, हमारी फ़ौज ने, हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने वो कुछ कर दिखाया, ख़ास तौर पे आर्टिलरी ने वो कुछ कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान को, कि हिंदुस्तान के जवान इतने साहस से जो है मुकाबला करेंगे और कारगिल को फिर से आज़ाद करवा लेंगे। तो ये सारा घटनाक्रम था ऑपरेशन विजय का। ऑपरेशन विजय के बाद में परवेज़ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ के बीच में तनातनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद में तख्ता पलट हुए, और नवाज़ शरीफ एग्ज़ाइल में भी चले गए। नवाज़ शरीफ को बाद में पहले जेल में डाल दिया गया, फिर वो एग्ज़ाइल में चले गए। आज परवेज़ मुशर्रफ भी कहीं एग्ज़ाइल में है, और परवेज़ मुशर्रफ ने और नवाज़ शरीफ दोनों ने इस बात को भी कई इंटरव्यूज़ में कबूल भी किया है कि उस समय पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नवाज़ शरीफ ने तो ये भी माना है कि हज़ारों हमारे जो उनके जो सैनिक हैं वो इसमें मारे गए, और बहुत सारे सैनिक जो हैं, हज़ारों सैनिक जो हैं घायल भी हुए। तो इस तरह से पाकिस्तान ने, और उसके बाद में जो पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं वह भी इस बात को कबूलते हैं कि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर था, एक ब्लंडर था 1971 की वॉर के बाद में, वो ऑपरेशन कोह पेमा था, कारगिल था, और जिसकी शर्म एक तरह से कहा जाए वो आज तक झेल रहे हैं। और हिंदुस्तान आज भी गर्व करता है ऑपरेशन विजय पर, और हिंदुस्तान का हर नागरिक गर्व करता है हमारी सेना पर। पहाड़ी इलाके की जंग को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में माना जाता है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से युद्ध को जीता, दुनिया हैरान थी। दुनिया के ताकतवर मुल्कों में जंग की रणनीति बनाने वाले अचंभित थे। तो ये थी करगिल वॉर की पूरी कहानी, कैसे हिंद वीरों ने बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराया। मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।